मैम इंट्रा मतलब खुद के मॉलिक्यूल में, इंटर मतलब दूसरे अलग अलग। फिर से बता दूँ एक बार, समझ में ओके। चलो ठीक है, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमने आपको जब स्टार्टिंग में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहे थे तो एक छोटा सा बताया था कि ये जो आपका होता है ये आपका किस पे एग्जिस्ट करता है, मोस्टली आपके इनर्ट गैसेस जो हैं उन पे आता है। तो वो होता कैसे है अब ये थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। चलो, वैन डर वाल्स ये कैसे होते हैं आपके, ये वीक होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये न्यूट्रल स्पीशीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कोई आयंस और इनके बीच में आपको देखने को ये नहीं मिलता है, ठीक। ये आपके इलेक्ट्रिकल होते हैं नेचर में, ड्यू टू द इंड्यूस्ड पोलैरिटी कॉज्ड बाय टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन एंड ऑफ द इनर्ट एटम्स बिकमिंग टेम्परेरी डाइपोल। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका इनर्ट गैस है या एक आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा मतलब एक तरफ ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन। तो उसके कारण एक टेम्परेरी डाइपोल आपको देखने को मिलता है। डाइपोल समझ गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक टेम्परेरी डाइपोल आपका जहाँ नेगेटिव है और जब इलेक्ट्रॉन जिधर ज़्यादा चले गए वो नेगेटिव हो गया, जिधर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो एक टेम्परेरी डाइपोल सा क्या होता है आपका, उसमें इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा। मतलब अगर इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये नेगेटिव हो गया और ये आपका क्या है, पॉजिटिव हो गया है, तो इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहाँ नेगेटिव वाले के पास क्या होगा, पॉजिटिव वाला आने लगेगा, आसपास के मॉलिक्यूल का पॉजिटिव, और उससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, दूर जाने लगेगा। और जहाँ डिस्टॉर्शन, यहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर सराउंडिंग मॉलिक्यूल का क्या होने लगेगा, आपका नेगेटिव वाला आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन आने लगेगा। तो इस तरह से एक डिस्टॉर्शन सा क्रिएट होने लगता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन एंड बिकम्स नेगेटिव एंड अदर बिकम्स पॉजिटिव, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है ईज ऑफ डिस्टॉर्शन, कितनी आसानी से आपका इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर हो जा रहा है उसके ऊपर ये क्या होगा, आपका निर्भर करेगा। और एक चीज़ वैन डर वाल्स फोर्स में एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि जैसे साइज का मतलब एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, वैन डर वाल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको उतना ही ज़्यादा उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एटॉमिक वेट एंड मॉलिकुलर वेट, कहने का मतलब ये है जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इधर क्या होने लगता है, आप ये बताओ मेरे को, मॉलिकुलर वेट, हम आपके इनर्ट गैसेस, इसलिए मैंने क्या कहा इनर्ट गैसेस, क्योंकि साइज जो है आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज घटता है, पढ़ा था ना, ठीक है, साइज घटता है। बट जब आप देखोगे इनर्ट गैसेस को तो इनर्ट गैसेस का क्या होता है, आपका साइज सबसे ज्यादा होता है ना। तो इसलिए आपका वैन डर वाल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा। जब आप नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे उसमें भी आपको यही चीज आपको क्या है, देखने को मिलती है, ठीक है। Therefore, melting and boiling point of noble gases and halogen increases down the group. डाउन द ग्रुप क्या होता है, वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि वैन डर वाल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है, मॉलिकुलर वेट भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, टाइप्स किस तरह के आपको देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। डाइपोल डाइपोल यानी कि दोनों जो है आपके क्या है, जब दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होगा, बात समझ रहे हो, जब दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए HCl, H प्लस और Cl क्या है आपका, माइनस है। H2O वो भी एक पोलर टाइप का मॉलिक्यूल है, H प्लस रहता है और O2 क्या रहता है आपका, माइनस रहता है, बात समझ रहे हो। तो जब इस तरह का इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है उस तरह के वैन डर वाल्स फोर्स में आपका कौन सा टाइप आ जाएगा, आपका डाइपोल डाइपोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डाइपोल डाइपोल, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव ऑलरेडी हो रखा है, उसमें हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वन डाइपोल मॉलिक्यूल इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द अदर डाइपोल मॉलिक्यूल टू ब्रिंग अपोजिट एंड्स टुगेदर टू ईच अदर फॉर द अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऑलरेडी आपका क्या है, ऑलरेडी एक डाइपोल है जो दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, इंडक्शन कर रहा है। मतलब एक डाइपोल आया एक मॉलिक्यूल के पास और उसको भी क्या कर दिया, डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंडक्शन कर दिया उसके ऊपर,
ठीक है। तो इसमें जब आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे आपका बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन जब आपका अमोनिया के इंटरेक्शन में आता है तो अमोनिया क्या करता है, बेंजीन के ऊपर डाइपोल का इंडक्शन कर देता है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा बेंजीन और अमोनिया के बीच में, वो वैन डर वाल्स फोर्स ही है, पर किस तरह का है, वो आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ लंडन फोर्सेस या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस, मतलब वाइब्रेशन हुआ, एटम है आपका, उसमें क्या हुआ, आपका वाइब्रेशन हुआ, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या हो गई, शिफ्टिंग हो गई। अब यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई तो जिधर इलेक्ट्रॉन चला गया वो नेगेटिव हो गया और जिधर न्यूक्लियस रह गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, लंडन या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको नोबल गैसेस से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये वाला पर्टिकुलरली यही वाला। वैन डर वाल्स फोर्स के टाइप्स में अगर आप जाते हो कि उसमें कौन सा टाइप है, तो देन यू कैन से द लंडन फोर्सेस। अब आप बातें हो कि स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका है, तो भाई जाहिर सी बात है जो डाइपोल है ना, उसका क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। उसके बाद जो डाइपोल है और फिर उस पर इंडक्शन कर रहा है उससे उसका कम होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वाइब्रेशन हो रहा है एटम के अंदर, ठीक है, तो उसका जो आपका क्या बोल सकते हो स्ट्रेंथ होती है वो उसके कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ आपका ये होगा। और कौन सी वीक फोर्सेस के बारे में हम पढ़ सकते हैं, आयन डाइपोल, मतलब आयन है एक, या वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव भी हो सकता है, आयन एंड डाइपोल फोर्सेस, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा एक आयन के बीच में होगा। जब डाइपोल की बात आ रही है आपकी ना, तो याद रखना यहाँ पर कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा वही एक डाइपोल शो करेगा। डाइपोल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है आपका डाइपोल, उसका मतलब क्या होता है, पोलर। दोनों का मतलब क्या है, देखो याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको। डाइपोल मीन्स पोलर, पोलैरिटी है, ठीक है ना। यहाँ पर इंडक्शन की बात नहीं हो रही है, इंड्यूस करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होगा कि उसमें आप उसको फोर्स कर रहे हो कि अपना इलेक्ट्रॉन हमारे तरफ शिफ्ट करो, अपना प्रोटॉन हमसे दूर करो, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हमसे दूर करो, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है आयन, आयन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। बात हो रही है यहाँ पर डाइपोल की, दैट मीन्स डाइपोल आपका ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि आपका क्या हो, पोलर हो, इसलिए यहाँ पर वाटर और Na। अभी आगे हम देखेंगे किस तरह से ये होगा, ठीक है। उसके बाद है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि वो डाइपोल नहीं था, उस पर हमने जबरदस्ती क्या किया है, उसको डाइपोल बनने में मजबूर किया है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी मॉलिक्यूल्स आएंगे, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये इजी है, आपका पहले भी पढ़ चुके हो, फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा बॉन्ड, ऐसे इंटरेक्शन जिसमें आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, आपके नॉन मेटल्स होते हैं। पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, पढ़ा है ना, तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले पढ़ा चुके हैं आपको, है ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक होगा, है ना। हमने आपको कंपेयर करना भी बताया था कि कैसे कंपेयर करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, आप बॉन्ड की पोलैरिटी वगैरह भी कंपेयर कर सकते हो। कहा था ना, ऑक्सीजन इधर है, याद है, कुछ एग्जांपल्स कराया था आपको मैंने, है ना। ऑक्सीजन इधर है, फिर सल्फर इधर है डाउन, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उधर जो ग्रुप में है आपका कॉपर है, ठीक है। तो मैंने आपको एक डिफरेंस भी मैंने बताया था कि आप कैसे बता सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितनी ज़्यादा दूरी होती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा होता जाता है, बताया था। जो एकदम एक्सट्रीम राइट में है, एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में है, उनके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे वो पास आते जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसके लिए आपको पोजीशनिंग पता होनी चाहिए कि वो उस एलिमेंट की पोजीशनिंग कहाँ पर है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे ना। बात समझ में आ रहा है, तो आप देख कर बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहीं पे एक एग्जांपल दिया है NaCl का, बहुत इजी, इसको आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन,
Na विल लूज इलेक्ट्रॉन, Cl विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से आपका वो होता है, ठीक। उसी तरह से MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaCl2, ठीक है, उसके बाद CaO, इसी तरह के आपके ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, है ना। ये मैंने एक बार एक्सप्लेन भी किया था क्रिस क्रॉस मेथड से, याद है कि कैसे फॉर्मूला लिखते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। सिंबल लिखोगे, नीचे वैलेंसी लिखोगे एंड देन अप्लाई द क्रिस क्रॉस मेथड। अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो फिर उसको वैसे ही छोड़ दो, है ना। आगे बढ़ते हैं। यही फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले यू जस्ट हैव टू राइट द सिंबल, है ना। सिंबल्स को पहले लिख लोगे। चलो देखो यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंबल को लिखना है, वैलेंसी लिखनी है एंड देन अप्लाई द क्रिस क्रॉस मेथड। इससे आपका फॉर्मूला आप लिख सकते हो। यहाँ पर एक मैकेनिज्म लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन का, कैसे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले आपका सॉलिड, जैसे NaCl की अगर हम बात करते हैं NaCl का बनना, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, वो डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट नहीं हो जाता है। पहले आपका Na क्या है, सोडियम सॉलिड में, पहले तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा, यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, जो कि आपकी एनर्जी यूज हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। सब्लिमेशन एनर्जी, दैट्स व्हाई डेल्टा H इज पॉजिटिव। साथ में एक्सप्लेन करती जा रही हूँ ना, इकट्ठा नहीं करूँगी, साथ में करती जा रही हूँ। फिर Na वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया। फिर अब आपको क्या करना है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है, इसमें से Na+ में कन्वर्ट करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी लगनी है, यानी दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव थिंग, ठीक। यहाँ तक अपना काम हो गया। Cl में आ जाओ। Cl में क्या आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, आपको उसको क्या करना है, बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। तो तोड़ने में एनर्जी लगेगी, है ना, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, गैसियस स्टेट, है ना। उसके बाद आपका क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, बताया था। नेगेटिव ज़्यादा, नेगेटिव कम हो सकता है, बट वो नेगेटिव ही रहता है। बस हमने हैलोजन नहीं, इनर्ट गैसेस का हमने देखा था कि पॉजिटिव रहता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी होगी नेगेटिव। अब ये आपके आयंस में कन्वर्ट हो गए, गैसियस स्टेट में आ गए हैं। अब ये आपका कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, NaCl। यहाँ पर होती है आपकी लैटिस एनर्जी, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। दिस इज योर नेगेटिव। ये आपका कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर आपकी एक्सप्लेन की हुई है। अब केसेस देखो कि होगा क्या। केस नंबर 1 क्या है, अगर डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा नेगेटिव होगा तो कंपाउंड क्या रहेगा आपका, स्टेबल होगा, फॉर्मेशन, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है देन कंपाउंड इज स्टेबल, मोर नेगेटिव है तो, अगर थोड़ा कम नेगेटिव है तो लेस स्टेबल होगा, अगर वो पॉजिटिव है देन इट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल। अब आप इसको निकालते कैसे हो, निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सब जो है ना, जितनी एनर्जी लगी है या रिलीज हुई, आपको सबको ऐड कर देना है। उसके बाद जो रिजल्टेंट निकलता है, बात समझ रहे हो, उसी के आधार पर आप ये निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि ये कंपाउंड स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े। नहीं समझ में आएगा तो बताना, आई विल रिपीट इट, ठीक। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज, की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं आपकी आयनिक कंपाउंड्स की। देखो आयनिक कंपाउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी जगह इक्वल रहता है आपका, इट इज लाइक नॉन डायरेक्शनल, जो सभी डायरेक्शन में वो क्या हो गया, नॉन डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, या तो आप लेफ्ट जा रहे हो या राइट जा रहे हो, कहीं होता है ना, बट इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सो इट इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम जैसे NaCl की बात करते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, उसमें आप बात करते हो एम्पेरिकल फार्मूले की। दोनों सेम है लेकिन टर्मिनोलॉजी क्या हो गई, चेंज हो गई। एम्पेरिकल फार्मूले की बात करते हो आप, ठीक है। फिजिकल स्टेट ज़्यादातर ये हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट सकते हैं, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब किसको आप आइसोमॉर्फस बोलोगे और किसको आप एनाइसोमॉर्फस बोलोगे, कौन सा आइसोमॉर्फस होगा। देखो 2 कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस इफ दे हैव सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ आयंस। मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आपके क्या है, सेम है, ठीक है, कॉन्फिगरेशन में आयन और कैटायन और एनायन में, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये क्या है, आपके आइसोमॉर्फस है। लैटिस एनर्जी में आ जाइए। लैटिस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब हम गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट से 1 मोल कंपाउंड को, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को हम
बनाते हैं उसमें जो एनर्जी हमको लगानी पड़ती है या रिलीज होती है वो हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। इसका अपोजिट भी सही है, उस पर्टिकुलर 1 मोल कंपाउंड को जो आप तोड़ोगे उसमें जो एनर्जी आपकी लगेगी, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में उसको कन्वर्ट कर दिए, उसको भी हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, और amount of energy required to break 1 mole of crystal lattice into its constituent ions, या बनाने में या तोड़ने में, दोनों को हम क्या बोलते हैं, आपकी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अब किस चीज़ों पर आपका लैटिस एनर्जी निर्भर करता है, कब ज़्यादा होगा कब कम होगा ये देखते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड, जितना ज़्यादा आयन और कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, लैटिस एनर्जी देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये जो एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ पर आपका कैटायन का साइज क्या हो रहा है, नॉट साइज, जो चार्ज है वो क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। तो चार्ज अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जब आप उसके रेडियस पे या उसके साइज में जाते हो ना तो उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन यू कंपेयर साइज ऑफ कैटायन, जब आप साइज ऑफ कैटायन आपका क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, आपका एनायन सब क्या है, क्लोराइड ही है एनायन, तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी आपकी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज कैटायन का बढ़ता जाएगा लैटिस एनर्जी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, बात समझ में, 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। लैटिस एनर्जी होती क्या है, 1 मोल आपका 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को 1 मोल क्रिस्टल्स को बनाने में जो एनर्जी लग रही है या उसको तोड़ने में कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, दैट इज लैटिस एनर्जी। 2 फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस किया गया है। पहला फैक्टर है आपका क्या, चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा कैटायन और एनायन पे उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, उसका रेडियस, यानी कि साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर आपका ये कैटायन का साइज ज़्यादा बड़ा होता जाएगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी आपकी, घटने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, पोलराइजेशन में आ जाओ। ठीक है, पोलराइजेशन फेजान्स रूल, ये मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट नेचर कब दिखाना शुरू कर देते हैं, ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। यही है ना नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, हाँ चलो देखो, When a cation approaches to, देखो जब एक कैटायन एनायन के पास अप्रोच करता है तो क्या होता है, आपका कैटायन आपका छोटा है, एनायन आपका बड़ा है, सेजान्स रूल को बता रहे हैं। ठीक है, कैटायन में आपका पॉजिटिव चार्ज, एनायन आपका नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर आप दोनों पॉजिटिव देख रहे हो। यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए बना हुआ है कि जब आपका कैटायन एनायन के पास अप्रोच करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी तरफ क्या होने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। यहाँ पर डिस्टॉर्शन इसलिए शो किया गया है, और जो पॉजिटिव है दैट इज उसका न्यूक्लियस, वो क्या होने लगेगा, पुश होने लगेगा, वो दूर जाने लगेगा। इस तरह का जब आपको देखने को मिलता है तो उस तरह के आयोनिक कंपाउंड में क्या होने लगता है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लगती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब क्या हो गया, कोवेलेंट नेचर। क्या हो गया, कोवेलेंट नेचर, इसलिए यहाँ पर लिखा है कोवेलेंट नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब ये किन फैक्टर्स पर निर्भर करेगा वो भी देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद 2 चीज़ और है, पोलराइजिबिलिटी क्या होती है और पोलराइजिंग पावर क्या होता है। कैटायन की वो टेंडेंसी जिसके कारण वो एनायन को डिस्टॉर्ट कर दे रहा है और उसको क्या कर दे रहा है, पोलराइज कर दे रहा है, पोल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिबिलिटी एनायन की होती है, उसकी वो क्षमता जिसके कारण वो डिस्टॉर्ट हो जा रहा है कैटायन के इन्फ्लुएंस में आकर, वो क्या कहलाएगा आपका, उसकी पोलराइजिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, इसको हम फी से दिखा सकते हैं, आयनिक पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पावर ऑफ कैटायन इज यूजुअली कॉल्ड एज आयोनिक पोटेंशियल या फिर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको कैसे दिखाओगे, चार्ज ऑन कैटायन एंड साइज ऑन कैटायन, वही चीज़ जो भी मैंने पहले पढ़ी है उसी पे निर्भर करेगा ये भी। ठीक है, अब पोलराइजिबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, याद रखिएगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फैक्टर्स किस चीज़ को वो अफेक्ट, किस तरह से अफेक्ट होंगे। साइज ऑफ कैटायन, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कैटायन, यानी कि साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हो, डाउन द ग्रुप, ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंड ग्रुप का एग्जाम्पल है।
सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, साइज, कैटायन का साइज की बात करें ना, एनायन कांस्टेंट है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, आपका पोलराइजेशन घट रहा है, पोलराइजेशन घट रहा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी घट रहा है। बात समझ में आ रही है? समझो इस चीज को ना, इस चीज को समझने वाली चीज है, इसको अच्छे से रिलेट करके समझो। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने के कारण पोलराइजेबिलिटी घट जाएगी, जिसके कारण कोवेलेंट नेचर ज़्यादा हो जाएगा और आयोनिक नेचर क्या होगा, घट जाएगा। घटना बढ़ना याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, हाँ उसके बाद फिर इधर देख सकते हो, कैटायन का साइज आपका क्या हो रहा है, ऐसे डिक्रीज होता है, चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो। जब आप ऐसे आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, छोटा होता है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं। इसको एक चीज़ से और आप कैसे कर सकते हो, कैसे लिंक कर सकते हो, मैंने बताया था इधर क्या रहता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बताया था ना, लेफ्ट साइड में क्या रहता है, कोवेलेंट, राइट में क्या रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड, लेफ्ट में क्या रहता है आपका, मेटेलिक बॉन्ड बताया था ना। फिर मैंने ये कहा था कि दोनों को हम कंबाइन पढ़ के क्या बोलते हैं, आपका एटॉमिक साइज बोलते हैं, याद है। कोवेलेंट रेडियाई पढ़ाया था और मेटेलिक रेडियाई पढ़ाया था जब मैं आपका शुरू की थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो मैंने जब एटॉमिक रेडियाई पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने ये कहा था कि मेटेलिक रेडियाई भी आपको सुनने को मिलेगा और कोवेलेंट रेडियस भी सुनने को मिलता है। तो मेटेलिक रेडियस किधर होते हैं, जो मेटल्स होते हैं लेफ्ट साइड में उनका होता है, कोवेलेंट रेडियस किसका होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके इस तरफ उनका होता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को रिलेट करो कि कोवेलेंट कैरेक्टर की बात किधर होगी, जब आप इस तरफ आओगे पीरियोडिक टेबल में, इस तरफ कौन से एलिमेंट्स हैं, उस चीज़ से इसको रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। ये बहुत इजी है, अगर आपने प्रीवियसली पढ़ा है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो इट इज़ वेरी बिग टेंशन फॉर यू, याद नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। इसलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ाया था, बहुत टाइम देके पढ़ाया था, ठीक है। याद आया कि नहीं याद आया, जो बच्चे रेगुलर क्लासेस आ रहे हैं उनको याद होगा, याद आया। एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था तो शुरू में ये बताया था मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, साइज ऑफ एनायन। इफ द साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस ऑफ द गिवन कैटायन, फॉर द गिवन कैटायन कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। भाई जितना ज़्यादा बड़ा आपका क्या रहेगा, एनायन रहेगा, उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, है ना, यानी कि कोवेलेंसी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो आपका कैटायन जो है वो सेम है, एनायन देखो नीचे डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हो रहा है, इसकी साइज बढ़ता जा रहा है एनायन का, जिसके कारण कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ कम टू द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन, इधर आपका चार्ज ज्यादा है इसलिए क्या होगा, आपका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। चार्ज ऑन एनायन, वही चार्ज कैटायन या एनायन जिसकी भी बात करो, चार्ज उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। फिर है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पर आपका ये जो है CuCl और NaCl, ये इसमें से आपका एक कोवेलेंट है और एक आयोनिक है। अब ये चीज़ कैसे होगी, एक आपका इनर्ट होता है और एक आपका सूडो इनर्ट, यानी Cu+ जो है वो आपका क्या है, सूडो इनर्ट है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर आपका D ब्लॉक में ये आ गया, बात समझ रहे हो ना, ये आपका क्या आ गया, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आ गए, और ये आपका क्या है, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं। इससे भी आप उसको रिलेट कर सकते हो, उधर आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, इधर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, ये भी पढ़ाया था, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखते हो, चलो यहाँ पर टॉपिक में वापस आ जाओ, Cu और Na+, तो Cu NaCl जो होता है वो कोवेलेंट होता है और आपका NaCl जो होता है वो आयनिक होता है, क्योंकि Z इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, बताओ, इसका ज्यादा होगा, Cu+ का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, रोहन ने शायद पूछा था कि मैडम इसमें से कौन सा होगा, तो उसमें उसका शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, जिसके कारण वो जो शील्ड है वो वीक हो गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बहुत स्ट्रांग हो गया, जिसके कारण आपको ये रिजल्ट भी देखने को मिलता है, कोवेलेंट कैरेक्टर पे भी उसका असर पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, लिथियम, लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम फ्लोराइड, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए एप्लीकेशंस, कहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो, कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर बताने के लिए, मॉलिक्यूल कौन सा कोवेलेंट है और कौन सा आयोनिक है, फेजांस रूल का यूज़ पढ़ रहे हैं ना, किसको रूल का यूज़ कहाँ है, ठीक है।
लेफ्ट साइड में आपका क्या है, साइज आपका क्या है, ज्यादा है, और जब आप राइट में आते हो तो साइज इज योर स्मॉलर, सो कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज, है ना। कैटाइन की जब हम बात करते हैं, जब आप इधर आ जाओ, टॉप टू बॉटम आ जाओ ग्रुप में, तो क्या होता है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है आपका, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, कैटायन का साइज घटना चाहिए, जब घटेगा तब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। फिर हाइड्रेशन एनर्जी में आओ, हाइड्रेशन एनर्जी यानी कि वाटर से एसोसिएट होगा कोई भी आपका मॉलिक्यूल, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा, आपका जो चार्ज है आपके आयंस पे, कैटायन और आयन पे जो चार्ज है उसको कम करने की कोशिश करता है, कम करेगा, और उनके बीच का फिर इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है उसको भी घटाएगा। तो उस कैपेसिटी को, उस मीडियम की कैपेसिटी को, जिसमें वो मीडियम है, जिस मीडियम में वो है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझ गए, मतलब उसको स्थिर करेगा, उसको घटाने की कोशिश करेगा, उनके बीच का जो इंटरैक्शन है। अब देखो कोई चीज़ ज़्यादा पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो पहले उसको क्या कर रहे हैं, उसके चार्ज को कम करना पड़ेगा, जिसके कारण उनके बीच का इंटरआयनिक अट्रैक्शन जो वो घटने लगे। तो ऐसा मीडियम जो इस तरह की चीज़ों को करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एग्जांपल्स हैं। नाउ कम टू द सॉल्युबिलिटी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं आपके नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने कहा था आगे एग्जांपल है एक आपका, देखो NaCl का। यहाँ पर दो चीज़ को याद रखिएगा आप, लैटिस एनर्जी को और हाइड्रेशन एनर्जी को। किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी, अगर हम किसी चीज़ को घोल रहे हैं तो उस कंपाउंड का टूटना जरूरी है, बात समझ रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को घोल रहे हो तो तोड़ोगे ना, NaCl अगर घोल रहे हो तो टूटना जरूरी है, मतलब लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो घुलनशीलता बढ़ जाए। तो वही चीज़ एग्जांपल यहाँ पर आपकी दी हुई है। NaCl को जब आप पानी में घोलोगे तो Na का इंटरेक्शन O से होगा और Cl का इंटरेक्शन H से होगा, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है आपकी, लैटिस एनर्जी क्या है आपकी, कम होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ, आगे वही चीज़ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बोथ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, चार्ज ऑफ कैटायन एंड आयन, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। साइज ऑफ आयंस, साइज जितना ज़्यादा होगा ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वो सॉल्युबल होगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो वो टूटेगा नहीं, बात समझ रहे हो। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, अभी बताया था क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, देयर इज अ चेंज इन एनर्जी, रिलीज होती है ज़्यादातर एनर्जी, ठीक है। व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल्स इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस दैट इज कॉल्ड योर लैटिस एनर्जी, या वही आपका 1 मोल क्रिस्टल टूट जाए अपने आयंस में, उसको भी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो जब वो टूटेगा तभी घुलेगा ना, अगर वो बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी है, उसको तोड़ने में बहुत ऊर्जा हमको देनी पड़ रही है तो वो नहीं घुलेगा, है ना। तो लैटिस एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है ना, ठीक है। डाउट तो नहीं है ना इसमें, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी इन ग्रुप में आप देख लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी इन ग्रुप में क्या होता है, इफ़ कॉमन आयन इज स्मॉलर, कॉमन आयन अगर हम बात करते हैं अगर वो स्मॉल है तो लैटिस एनर्जी जो होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी, यानी कि घुलनशीलता आपकी, लैटिस एनर्जी अगर डोमिनेंट हो गई तो वो घुलना कम कर देगा, ठीक है। अगर आपका कॉमन आयन लार्ज है, जैसे इस तरह के आयन्स है, ठीक है, अगर वो बहुत बड़े हैं तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी यानी घुलनशीलता क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, वो डोमिनेंट हो जाएगा। कब घटेगा कब बढ़ेगा समझ में आया, है ना। ये ऑलरेडी एक बार कराया हुआ है, जस्ट एक रिवीजन है ये, क्योंकि मैंने नोट्स आपको भेज दिया था 1 वीक पहले ही, ठीक है। नाउ दिस आर द एग्जांपल्स फॉर द कंपैरिजन ऑफ द सॉल्युबिलिटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ गया, लैटिस एनर्जी क्या हो गई, घट गई, मतलब आसानी से टूट जाएगा ना, बड़ा मॉलिक्यूल तो उसको तोड़ सकते हो आसानी से, टूट जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। साइज बढ़ गया, हाइड्रेशन एनर्जी घट गई, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई है, घट गई है, तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी के लिए, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आइए थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। थर्मल स्टेबिलिटी में आइए, हैविंग पॉली एटॉमिक एनायंस, अगर पॉली एटॉमिक एनायंस आपके हैं तब क्या होगा, कैसे होगा, जैसे CaCO3 जब आपने उसको हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका,
CaO एंड देन CO2। याद रखिएगा, पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ता है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता जाएगा उतनी ज़्यादा, मतलब भाई बहुत आसानी से वो क्या हो रहा है, आपका पोलराइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आप उसको हीट करोगे तो और आसानी से वो और टूटते जाएगा। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, आपने किसी चीज़ को हीट सप्लाई किया, वो आयंस में टूट गया। कोई चीज़ ज़्यादा पोलर है, थोड़ा सा सप्लाई किया हीट, वो तुरंत टूट जाएगा। इस चीज़ को ऐसे लिंक करके समझो। ठीक है, थर्मल मीन्स व्हाट, हीट, यू आर सप्लाइंग द हीट टू ब्रेक इट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो अगर ज़्यादा पोलर है तो थोड़ी सी हीट में ही वो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। साइज ऑफ कैटायन हमेशा ज़्यादा ही होगा तभी थर्मल स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, और चार्ज आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वो उसका जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसका जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हर चीज़ क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज का मतलब क्या होगा आपका, ज़्यादा चार्ज, अगर आपका कैटायन का चार्ज ज़्यादा है देन व्हाट डज इट मीन, कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी। अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी से लिंक करके देखते हो तो आपका चार्ज जो है, कैटायन का चार्ज कम होना चाहिए और साइज जो है कैटायन का क्या होना चाहिए, ज़्यादा। मैंने वही कहा ना, कोई चीज़ बड़ी है उसको आप आसानी से तोड़ दोगे, वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड्स हैविंग पॉलीएटॉमिक एनायंस। साइज घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, साइज बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ने लगेगी। वही चीज़ है जो भी एक्सप्लेन किया, वो आपका एक डायग्राम के फॉर्म में बताया गया है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी आपका पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम लोग जितना भी पढ़ा वो सब क्या था, पोलराइजेशन था। जितना पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवैलेंसी, ये सब पढ़े ना, उतना ही ज़्यादा कम आयोनिक कैरेक्टर पढ़ा। अब आप पढ़ रहे हो थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर पोलराइजेशन। ठीक है, ये आपका एप्लीकेबल होता है केवल पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, पढ़ा है, CO3 2-, SO4 2-, यानी पॉलीएटॉमिक मतलब क्या, दो से ज़्यादा एटम जब संगठित हो जा रहे हैं, एग्रीगेट हो जा रहे हैं, है ना, और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज योर पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, बस हो ही गया है ये भी, एक बार देख लो। और आगे क्या है आपका, हीटिंग ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। हीट करोगे मेटल हाइड्रोक्साइड को तो मेटल ऑक्साइड में और वाटर में क्या होगा आपका, कन्वर्ट हो जाएगा। मेटल बाइकार्बोनेट को करोगे तो मेटल बाइकार्बोनेट है तो क्या होगा आपका, एक कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा और एक CO2 निकलेगा। याद रखना, जहां बाइकार्बोनेट होता है HCO3 HCO2, ठीक है, जहां भी आपका बाइकार्बोनेट आपको देखने को मिलता है वहां पर हमेशा मेटल कार्बोनेट, है ना। ये देखो जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, HCO3 ट्वाइस, है ना। तो याद रखना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज होता है, और कार्बोनेट में तो वो टूटेगा ही टूटेगा। बाइकार्बोनेट है तो वो कार्बोनेट में टूटेगा, और साथ में H है, देन इट्स गोइंग टू ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इधर CO2 रिलीज हुआ था, यहाँ पर क्या रिलीज होगा आपका NO2 रिलीज होगा। ठीक है, जब आप मेटल नाइट्रेट को लो टेम्परेचर में जब आप देखोगे ना, हीट करोगे लो टेम्परेचर में, तो वो मेटल नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और आपका ऑक्सीजन। जब इसी मेटल नाइट्रेट को आप हाई टेम्परेचर में हीट कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, देन वो मेटल नाइट्राइट नहीं बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कंडीशंस को याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। यहाँ पर सिंपल सा ऐसे भी पूछ सकता है कि वही वाला स्लाइड आ गया फिर से, चलो देखो यहाँ पर इट कैन जस्ट आस्क कि लो टेम्परेचर है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर, हाई टेम्परेचर है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर। तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर फिर एग्जाम्पल भी दिया है, देखो सोडियम नाइट्रेट को Na-NO3 को जब आपने लो टेम्परेचर पे हीट किया तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्राइट बन गया, और जब वही हाई टेम्परेचर में कर दिया तो क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बन गया, है ना, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग करेंगे, बस एक ही स्लाइड बच गई है,
मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा देख लो, अगर 1 मिनट का टाइम और, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट देख लो, टेम्परेचर एट विच वॉट, मेल्टिंग क्या, जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, सॉलिड क्या होने लगे, आपका मेल्ट होने लगे, उस टेम्परेचर को जब वो स्टार्ट होता है, यानी कि वो खौलने लगा, तब आप वो देख रहे हो, समझ रहे हो कि वो कन्वर्ट भी हो गया, मेल्ट होके लिक्विड में भी कन्वर्ट हो गया, फिर वो बॉयल होने लगा। याद रखिएगा, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देख लो, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड होंगे इसमें, ठीक है, एट मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड वीकन्स। आयनिक सॉलिड में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि कौन कौन सा एग्जांपल है आपका कोवेलेंट का, कौन सा एग्जांपल है आपका आयनिक का, और कौन सा है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड का। अगर आप तीनों को कंपेयर करो तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो कोवेलेंट सॉलिड ज़्यादा, उसके बाद उससे कम आयनिक, और सबसे कम किसका, मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ठीक है। बाकी जो है हम क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। चलो, थैंक यू।